हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग टर्म्स एंड कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कंटेक्स्ट में, उसमें हम लोग सिक्स्थ कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, डैट इज एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी। अब सुनने में तो ये ऐसे ही लग रहा है कि कोई एक टेरिटरी है, कोई एक लोकेशन है वर्ल्ड में, कोई एक कंट्री होगी और उसको एडमिनिस्टर करा जा रहा होगा, यानी कि उसकी रखवाली या उसकी देखभाल करी जा रही होगी। बात ये कुछ ऐसी सी है जैसा कि हेडिंग में हमें पता लग रहा है पढ़कर इसको कि एक टेरिटरी को एडमिनिस्टर करा जा रहा है, उसको संभाला जा रहा है। लेकिन ये कंसेप्ट अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन का है बिकॉज ऑफ द कंटेक्स्ट इन विच इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एडमिनिस्टर टेरिटरी का जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, जिस सरकमस्टांस या कंटेक्स्ट में ये डेवलप हुआ था, इसका बर्थ हुआ था, वो अपने आप में एक नेगेटिव चीज़ है जिसको ये टॉपिक हमें बता रहा है कि टेरिटरी को एडमिनिस्टर करा जा रहा है, तो रखवाली करी जा रही है, उसकी उसकी देखभाल करी जा रही है। सुनकर तो ऐसे ही लग रहा है कि किसी की हेल्प हो रही है, किसी कंट्री की, किसी नेशन स्टेट की, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको और ज़्यादा जैसे कोई परेशान है और उसको और परेशानियों में धकेला जाए, ये कुछ ऐसा सा कंटेक्स्ट था एडमिनिस्टर टेरिटरी का। क्या अभी ये चलता है? लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं और फिर देखते हैं कि आज के समय में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। एडमिनिस्टर टेरिटरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पर्टिकुलर एक कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ है। इसका कंटेक्स्ट है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का। अब ईशा, आप मुझे बताओ, पहले विश्व युद्ध का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक रहता है? बताओ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ से कहाँ तक चला? शाबाश, 1914 टू 1918। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया तो जो कंट्रीज, अलाइड पावर्स जो जीते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, उन्होंने कौन सी कंट्री को अपने पैरों तले रौंदा था, रगड़ा था और उसके ऊपर सारा का सारा वॉर का जो जिम्मेदारी है या ब्लेम गेम है उसके ऊपर पटक दिया था और उसी को बोला था कि पूरे के पूरे पैसे जो है तुम चुका कर दोगे इस चीज को? बताओ कौन सी कंट्री थी वो? शाबाश। यहां पर लेकिन इस डिस्कशन में मैं आपको दो टॉपिक बताऊंगा, दो एरियाज बताऊंगा, सॉरी। जर्मनी प्लस जो टेरिटरीज थी जो जुड़ी हुई थी, आपने हिस्ट्री में ये वर्ड सुना होगा ईशा, ऑटोमन एम्पायर। कहां पर होता है ये? टर्की के आसपास वाला जो एरिया है उसको हम कहते हैं ऑटोमन एम्पायर। तो पहले विश्व युद्ध के बाद आपको पता होगा कि जर्मनी के ऊपर स्पेशली, एक मिनट के लिए अपने दिमाग से ऑटोमन एम्पायर को निकाल दो, जर्मनी के ऊपर स्पेशली एक हैवी इंडेमनिटी इंपोज करी गई थी कि तुम्हें सारा का सारा पैसा किश्तों में चुकाना है, जिसकी वजह से पहला विश्व युद्ध हुआ है और वो रिस्पॉन्सिबल हम मानते हैं कि तुम हो। मतलब एलिट पावर्स ने जर्मनी से बोला। वो कौन सी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी जर्मनी के लिए? नाम बता सकते हो मुझे उसका? तो वो होमवर्क करके बताना, और ये आप सभी लोगों का होमवर्क है कि आपका पहला होमवर्क ये आज की क्लास से कि जर्मनी के ऊपर जो एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी इंपोज करी गई थी, उस ट्रीटी का नाम क्या है। जब ये सब कुछ चल रहा था तो क्या हुआ, जो कंट्रीज जीते थे ना, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, उनमें ये कंसेप्ट उनके साथ जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट जो है ये बर्थ लेता है एडमिनिस्टर टेरिटरी का। पहले मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात को बाद में रिज्यूम करूंगा, पहले मैं आपको मैंडेट सिस्टम के बारे में बताता हूँ। ये एडमिनिस्टर टेरिटरी का जो कंसेप्ट है, इट इज रिलेटेड टू द मैंडेट सिस्टम। मतलब ईशा, आप ये ऐसा मान लो, आप ये कहोगे सर ये मैंडेट सिस्टम एकदम से बीच में कैसे आ गया? जिसको हम एडमिनिस्टर टेरिटरी का कंसेप्ट बढ़ने के लिए इस क्लास में बैठे हैं, आप उसको चाहे पुराने ज़माने का मैंडेट सिस्टम कह लो या मैंडेट सिस्टम को एडमिनिस्टर टेरिटरी का कंसेप्ट कह लो, एक ही बात है। क्लियर हुआ इतना ईशा? ठीक है। अब ये मैंडेट सिस्टम का बर्थ कहाँ से होता है? आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका ओल्ड नेम है यूनाइटेड नेशंस का, जो लीग ऑफ नेशंस। हम लास्ट टू कंसेप्ट की क्लासेस से इसको डिस्कस कर रहे हैं, है ना? तो एक चीज़ थी
कोविनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, यानी कि लीग ऑफ नेशंस की बॉडी मेंबर्स के साथ पेरिस में मिली थी 1919 में। अब 1919 समझ गए मैंने क्यों बोला आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुआ ये सब कुछ। 1918 तक तो पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके एक साल के बाद पेरिस में मीटिंग हुई लीग ऑफ नेशंस की, और वहां पर इसका एक डॉक्यूमेंट निकल कर आता है, ये द कोविनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। ये डॉक्यूमेंट का नाम था ईशा, जैसे बुक कवर देख रहे हो ना, ये डॉक्यूमेंट का नाम था। ओके, इस डॉक्यूमेंट के अंदर ईशा एक आर्टिकल था, आर्टिकल 22। आपको पता ना हम लोग रोमन में ऐसे लिखते हैं XX और 11, तो ये 22 होता है। आर्टिकल 22 था। इस आर्टिकल 22 के तहत विच वॉज रिटन इन कोविनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, और इनकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी? 1919 में पेरिस के अंदर। वहां से शुरुआत होती है एक सिस्टम की जिसको बोला गया ईशा मैंडेट सिस्टम। क्या बोला गया? मैंडेट सिस्टम। और आगे चलकर ये किस नाम से जाना गया? एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी का कंसेप्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी का कंसेप्ट। इनमें से अगर आपको ये जानना है कि क्या पॉजिटिव है या फिर क्या न्यूट्रल है और क्या नेगेटिव है, तो शुरू में तो मैंने जब लेक्चर को स्टार्ट करा मैंने आपसे यहां पर बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी का कंसेप्ट नेगेटिव है। एक्चुअली ईशा जो इसका पुराना रूप है ना मैंडेट सिस्टम, वो नेगेटिव है। ये फिर भी काफी हद तक पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है। अब ऐसा क्यों है, लेक्चर में आराम से बने रहो, पूरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं किसको पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल क्यों बोल रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले ईशा हमें यह समझना पड़ेगा ना ये मैंडेट सिस्टम है क्या, या फिर एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी का कंसेप्ट जो है ये बर्थ कैसे लेता है, था क्या, कहां लिखा गया था, वो तो समझ में आ गया आपको, है ना। एक डॉक्यूमेंट था कोविनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस के नाम का, जिसको सारे मेंबर्स ने जो कि लीग ऑफ नेशंस के मेंबर्स थे पेरिस के अंदर 1919 में पहले विश्व युद्ध के बाद साइन करा था। उसका एक आर्टिकल था उस डॉक्यूमेंट के अंदर, आर्टिकल 22, उसके तहत ये मैंडेट सिस्टम स्टैब्लिश करा गया था। अब देखो आज के समय में ईशा अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या यूनाइटेड नेशन से अगर कोई कंट्री रिक्वेस्ट करे कि सर जी, मतलब एज अ बॉडी को अगर वो बोले कि सर जी हम एक कंट्री को हमने एक कंट्री को गुलाम बनाया हुआ था, हमने उसको आज़ादी दे दी है, लेकिन क्या हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर, उसके पार्लियामेंट पर, उसके इकोनॉमिक सिस्टम पर, उसकी करेंसी पर पूरी की पूरी तरीके से उसकी जनता को हम चला सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग, हम अपने अकॉर्डिंग उसको फिर से रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए उसके देश में बने रह सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है कि यूएन का जवाब क्या होगा? मना कर देगा ना यूएन। किसी कंट्री को एक कंट्री ने गुलाम बना रखा था, आज़ादी दे दी, अब वो दोबारा एक तरीके से इनडायरेक्टली कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के पास जाकर कि हम इसको दोबारा गुलाम बना लें लेकिन किसी और तरीके से, यूएन अलाउ करेगा क्या? नहीं करेगा ना। लेकिन लीग ऑफ नेशंस के अंदर आप ये देखो कि कितनी गलत चीज़ चलती थी, और ये उसी से जुड़ा हुआ है मैंडेट सिस्टम। मेरे एग्जाम्पल से समझ तो गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो क्या हुआ, जब जर्मनी और जो पुरानी टेरिटरीज थी ऑटोमन एम्पायर की, पहले विश्व युद्ध के अंदर जब ये लोग हारे ना, तो जो पुराने टाइम में पहले विश्व युद्ध से पहले जो इनके ऊपर जो कॉलोनियल पोजेशंस या जो कॉलोनियल पावर्स इनके ऊपर हावी थे, उन्होंने लीग ऑफ नेशंस से परमिशन मांगी कि क्या दोबारा से हम इनका कंट्रोल और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले सकते हैं क्या, और हम ये प्रॉमिस करते हैं कि हम इन टेरिटरीज की सॉवरेनिटी को, यानी कि इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम को बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी उसको किसी भी तरीके से सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे। लेकिन एक मुझे एक बात बताओ ईशा, जब आप कह ही रहे हो कि हम एक कंट्री के ऊपर कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका हम देखेंगे, कंट्रोल ले लेते हैं उसके ऊपर और सॉवरेनिटी को हर्ट ना करेंगे, तो सॉवरेनिटी तो कैसे ना कैसे करके उस कंट्री की हर्ट होगी ना। अब सॉवरेनिटी का मतलब आप पॉलिटिकल साइंस से लक्ष्मीकांत की किताब से इतना तो समझ ही गए होगे ईशा, मेरे फाउंडेशन कोर्स में रहते हुए, कि एक कंट्री जब इंडिपेंडेंट तरीके से, कोई भी जो देश है जब इंडिपेंडेंट तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने डिसीजन खुद ले सके और उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई
एक्सटर्नल पावर या एक्सटर्नल फोर्स उसको मजबूर ना करे, तब हम कह सकते हैं वो देश जो है मूल रूप से स्वतंत्र है, यानी कि सॉवरेन है। ठीक है, सॉवरेन वर्ड क्या हमारे प्रियम्बल के अंदर गिवन है? हाँ या ना में जवाब दो। बिल्कुल गिवन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना किसी भी कंट्री की, अगर हमें ये पता लगाने की ये कंट्री रियल फॉर्म में आज़ाद है कि नहीं। सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता उस कंटेक्स्ट में, है ना। अब देखो क्या है, एक चीज़ निकल कर आई, आप समझ गए ना। जो कंट्रीज पहला विश्व जीती थी उन्होंने लीग ऑफ नेशंस के पास जाकर रिक्वेस्ट करी कि पास्ट में हमने जिन जिन कंट्रीज को कॉलोनी बना रखा था, हम उनके ऊपर फिर से कंट्रोल लेना चाहते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे भी करके उनकी सॉवरेनिटी को हर्ट नहीं करेंगे। तो क्या आप हमें अलाउ करोगे इस चीज के लिए? आप समझ गए ना ये क्या है कंटेक्स्ट इसका पूरा का पूरा। अब यूनाइटेड नेशंस आज के समय में होता तो अलाउ करता क्या ऐसा कोई डिसीजन? लेकिन लीग ऑफ नेशंस ने अलाउ कर दिया। लीग ऑफ नेशंस ने बोला ठीक है, ये टेरिटरीज वैसे भी ऐसी टेरिटरीज हैं ये अपने आप को नहीं संभाल सकती, अपनी रखवाली अपनी देखभाल नहीं कर सकती हैं, तो आप इनके एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में ले लो और रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स के हाथ में मतलब दे दो। और जिनको रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स यहां पर बोला जा रहा है ना, ये यहां पर अर्स्ट वाइल कॉलोनियल पावर्स को ही बोला जा रहा है, या फिर आप कह सकते हो अर्स्ट वाइल कॉलोनियल पावर्स को बोला जा रहा है। और ये अर्स्ट वाइल कॉलोनियल पावर्स हैं कौन सी? बेसिकली यहां पर बात हो रही है विनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। समझ में आया? उनको बोला जा रहा है रिस्पॉन्सिबल स्टेट। लीग ऑफ नेशंस की गुलामी देख रहे हो कितनी है इन विनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के लिए। किनको रिस्पॉन्सिबल स्टेट कहा जा रहा है? कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल है? जिन कंट्रीज में विश्व युद्ध लड़ा हुआ है आप उनको रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स कहोगे? नहीं ना। मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, वॉर किसी भी तरीके से पीसफुल नहीं होता। अगर आप ये जस्टिफिकेशन दे भी रहे हो कि हमने युद्ध इस कंट्री से फलानी कंट्री से इसलिए लड़ा था क्योंकि हम शांति व्यवस्था बनाना चाहते थे, ये झूठी बात है। राइट ईशा? अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि ऐसा कोई कंट्री को किसी को दिया गया क्या? यस, एक कंट्री जो आज के समय में जिसका नाम हम जानते हैं ईशा एस नामीबिया। अफ्रीकन ये कॉन्टिनेंट है, इसके आप यहां पर साउथ वेस्टर्न साइड पर देखोगे नीचे तो ये आपको कंट्री मिलेगी जो डार्क ऑरेंज में है, नामीबिया। नामीबिया का पुराना नाम था जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके हाथों में दे दी गई थी? साउथ अफ्रीका के देश के हाथ में दे दी गई थी 1920 में। अब आप कहोगे सर साउथ अफ्रीका तो कॉलोनियल पावर था ही नहीं, लेकिन आपको पता है ना कि अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर बहुत बड़ा बोलबाला जो था वो फ्रांस की पावर का और उससे भी ज़्यादा ब्रिटिश पावर का था। तो एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि जो ग्रेट ब्रिटेन था उसने साउथ अफ्रीका को ये तोहफे में दे दिया नामीबिया कि तुम हमारी नज़रों में रिस्पॉन्सिबल स्टेट हो और तुम इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालोगे। और धोखेबाजी क्या करेगी? क्या बोला गया कि जी हम इनकी सॉवरेनिटी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ऐसे ही पूरे ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी के साथ करा गया। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल क्या है ईशा? बर्लिन। आपका दूसरा होमवर्क ये है आप सभी लोगों का, ईशा इंक्लूडिंग आपका, आपको कमेंट बॉक्स में नामीबिया की कैपिटल बतानी है। ओके, यानी कि हम इसको ऐसा सिस्टम समझ सकते हैं कि ये एक सिस्टम था जो कि बेसिकली एक कॉम्प्रोमाइज को पैदा कर रहा था। कैसा कॉम्प्रोमाइज? कि पहले की तरह जैसे दूसरी कंट्री किसी और कंट्री में घुसपैठ करके उसको एनेक्स कर लेती थी, उसको कब्जा कर लेती थी और कॉलोनियल पावर बनकर कॉलोनी बना लेती थी उसको, अब ऐसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर हम उनकी इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं और ये हम खुद से करने नहीं आ रहे हैं, हमें लीग ऑफ नेशंस ने परमिशन दी है करने की। ईशा बात समझ पा रहे हो? कहने का मतलब ये है दुनिया एक तरीके से इस सिस्टम के आने के बाद, इस मैंडेट सिस्टम के आने के बाद अभी भी कंप्लीट तरीके से यानी कि फ्री तो हुई नहीं है।
लोगों को यानी कि एक तरीके से फ्रीडम तो मिली नहीं है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज के शैकल से जो बेड़ियां हैं उससे तो वो आज़ाद हो गए, लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो कि उस जमाने की उस वक्त की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉडी थी, इसको प्रोटेक्टर माना जाता था ह्यूमन राइट्स का। मैंने आपको बताया था ना, पहले विश्व युद्ध के बाद इस बॉडी का गठन इसलिए करा गया था ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन ये तो फेलियर बॉडी प्रूव हुई क्योंकि दूसरा विश्व तो हो ही गया इस बॉडी के रहते रहते। हम यूएन को फिर भी सक्सेसफुल इसलिए बोल सकते हैं ईशा, क्योंकि अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर इसने रोका हुआ है यूएन ने। जिस टाइम पर वो हो जाएगा तो हम यूएन को भी एक फेलियर बॉडी कहने लगेंगे। होगा ऐसा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये जो लास्ट लाइन है ईशा, इसका मतलब ये है, ये जो कंसेप्ट है मैंडेट सिस्टम या फिर जो लीग ऑफ नेशंस जो परमिट कर रहा है कॉलोनियल पावर्स को, ये एक कॉम्प्रोमाइज को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि पहले की तरह आप दूसरी कंट्रीज में घुसकर उनको कॉलोनी तो नहीं बना सकते हो, लेकिन आप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकते हो और उसका दायित्व, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर थप्पा लगाना खुद लीग ऑफ नेशंस ने वाला काम कर दिया है। लेकिन ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको कैसा लग रहा है ईशा? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि हम किसी और कंट्री में घुस रहे हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने, उसके ऊपर कंट्रोल लेने, लेकिन हवाला इस बात का दे रहे हैं कि उसकी सॉवरेनिटी को हर्ट नहीं करेंगे, और सीना चौड़ा करके ये वाला काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि लीग ऑफ नेशंस ने हमें परमिट कर दिया। बताओ, नेगेटिव है ये कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है ना? यहां तक बात समझ में आ गई? शायद कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा ये, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, और जानते हैं। यानी कि अभी तक मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी के बारे में बताया नहीं है। अभी तक हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? मैंडेट सिस्टम, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी का क्या नाम है? पुराना नाम है। ओके, और आज लीग ऑफ नेशंस कंप्लीट तरीके से आपकी नजरों से उतर गया होगा ईशा, है ना? वर्ल्ड बॉडी। अब ये जो सिस्टम था मैंडेट सिस्टम, इसमें लेकिन एक अच्छी चीज बोली गई कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स है ना, ये टेम्पररी बेसिस पर चलनी चाहिए। इसके अंदर एक टेम्परेरीनेस होनी चाहिए। अब जो भी चीज ईशा टेम्पररी होती है वो परमानेंट तो हो ही नहीं सकती, है ना? तो लीग ऑफ नेशंस का नाम खराब ना हो, तो लीग ऑफ नेशंस ने पता है यहां पर क्या चीज इंट्रोड्यूस करी अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस में? मैंडेट सिस्टम तो बोल दिया, मैंडेट सिस्टम तो इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके तहत कॉलोनियल पावर्स किसी कंट्री में जाकर ये बोल सकते हैं कि हम इसका कंट्रोल संभालने आए हैं, हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने आए हैं, विदाउट हर्टिंग इट्स सॉवरेनिटी। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही ईशा एक चीज ये भी बोली गई कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुद से नहीं संभाल सकता या खुद से नहीं संभाल सकती एक छोटी बच्ची, है ना? अब उसको बड़ा हमें कब तक करना है? जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सक्षम ना हो जाए वो बच्चा, है ना? तभी तक हम उसकी दिन रात देखभाल करनी पड़ती ना। धीरे धीरे करते करते माँ बाप का कंट्रोल कम आ जाता है और बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना? उसके दिमाग की क्षमता बढ़ती है, वो जब अपनी खुद की नीड्स एंड वांट्स को समझने लग जाता है, और हर एक बच्चा, हर एक लड़का लड़की आगे चलकर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना? यहाँ पर कुछ ऐसे ही बात करी गई लीग ऑफ नेशंस के द्वारा कि हमें उन कंट्रीज़ को जो अपने आप को नहीं संभाल पा रही हैं, सिर्फ तब तक सहारा देना है, उनकी उंगली पकड़कर हमें तब तक उनको चलाना है जब तक वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक तरीके से सक्षम ना हो जाए, केपेबल ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो टेम्पररीनेस है ये कब तक चलेगी लीग ऑफ नेशंस के अकॉर्डिंग? इट वॉज टू लास्ट ओनली टिल द टाइम, सिर्फ उस वक्त तक जब तक जो लोग हैं इन टेरिटरीज के, कौन सी टेरिटरीज के? जिनके ऊपर कंट्रोल और जिन कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कॉलोनियल पावर ले रहे हैं, और स्पेशली जर्मनी और पुरानी जो ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरीज हैं उसमें ये एलीट पावर्स घुसकर कह रहे हैं कि हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे, इनका कंट्रोल हमारे ऊपर रहेगा, क्योंकि ये अपने आप को चलाना नहीं जानती कंट्रीज। तो जिस टाइम पर इन टेरिटरीज के लोग खुद से बोल देंगे, ठीक है, कि अब हम अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं, कृपया करके हमारे देश से बाहर चली जाइए, अब हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अब ये जो बेड़ियां हैं जो आपने लगा रखी थी हमारे ऊपर,
हम इसको सहन नहीं कर सकते और स्वीकार करने से हम इसको मना करते हैं। लेट्स ब्रेक दीज शैकल्स। और अब हम अपने आप से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चला सकते हैं, सब कुछ अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको चला सकते हैं देश को। ठीक है। तो लीग ऑफ नेशंस ने बोला कि ये वाला सिलसिला जो मैंडेट सिस्टम का है तब तक चलेगा जब तक सेल्फ डिटर्मिनेशन ना आ जाए किसी एक नेशन स्टेट में या फिर उन टेरिटरीज में जिसको ये एलिट पावर्स जिनके ऊपर कंट्रोल अपनाने जा रहे हैं और जिनको एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट क्या होता है? ये दोस्तों वो कंसेप्ट होता है जब किसी देश के जो लोग होते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि हम अपने पैरों पर जो है वो खड़े होना सीख गए हैं, हम इन शैकल्स को तोड़ने के लिए तैयार हैं और अब हम अपने आप में सक्षम हैं कि हम इंडिपेंडेंट रूप से विदाउट किसी की मदद लिए बिना अपने देश को चला सकते हैं, उसके गवर्नेंस सिस्टम को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, सब कुछ हम खुद देखभाल करके ध्यान से चला सकते हैं। ओके, समझ गए ईशा सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है? कि हमें उस वो देश के लोग ये कह रहे हैं या फिर वो अपने एक देशवासी जो है, जो देश उनके ऊपर कंट्रोल करने आया, रूल करने आया, उसको ये समझा रहे हैं कि आप हमारे ऊपर अब निगरानी मत रखो, थैंक यू, जितनी आपने मदद हमारी करनी थी आपने कर दी, अब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले सकते हैं, आप कृपया हमारा देश छोड़ के चले जाइए। बात समझ में आई? तो ये चीज़ थोड़ी सी ठीक थी क्योंकि लीग ऑफ नेशन जानता था कि अगर हमने कोई स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया कॉलोनियल पावर के ऊपर, तो जो लीग ऑफ नेशंस ने ये डॉक्यूमेंट निकालकर, मैंडेट सिस्टम निकालकर, उसका आर्टिकल 22 निकालकर, ये डॉक्यूमेंट कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस के नाम से जो पेरिस में 1919 में इसको साइन करवाया नेशन से, जो भी एलिट पावर्स थे, तो फिर लीग ऑफ नेशंस की पूरी छवि ऐसी बन जाती ना कि ये एक तरीके से दोबारा से एक नए प्रकार की कॉलोनियलिज्म को और इंपीरियलिज्म को प्रमोट कर रहा है, बन जाती ना। लेकिन इसने अपने ऊपर जो है ब्लेम गेम तो लिया, ऑब्वियसली बात है। हमें यहाँ पर पढ़कर इतना अजीब लग रहा है, तो जिन कंट्रीज़ के साथ ऐसा दोबारा से हो रहा होगा कि कंट्रीज़ के शैकल टूट गए हैं, लेकिन भाई ये कौन सी बात हुई कि वो दोबारा हमारे देश चले आएंगे, हमारे लोगों को फिर से कंट्रोल करेंगे, हमारे देश के प्रशासन को चलाएंगे, ठीक है, और नाम ही हो जाएगा कि जी हम आपको सॉवरेन राइट्स दे रहे हैं, आप स्वतंत्र रूप से अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हो, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप, उसमें हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये कौन सी बात हुई? एक प्रकार से एक प्रकार से लीग ऑफ नेशन जो है कुछ नए प्रकार के कॉलोनियलिज्म को तो इनवाइट कर ही रहा है ना ईशा इस प्रोसेस में, कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। अब ये सारा मसला क्या कभी ठीक होगा क्या? जी हाँ, होगा। जब से यूनाइटेड नेशंस बना था, ठीक है, आपको दोस्तों ये बताना, आपका तीसरा होमवर्क ये है, यूनाइटेड नेशंस जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट से बना था, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, और कौन से साल बना था। यूनाइटेड नेशंस का गठन भी तो किसी न किसी डॉक्यूमेंट के तहत हुआ होगा, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था और कौन से साल यूएन का गठन हुआ था? तो जब से ईशा यूएन बना है, मैंडेट सिस्टम जो है वो एक प्रकार से एडमिनिस्टर टेरिटरी का कंसेप्ट बन गया। एडमिनिस्टर टेरिटरी के सिस्टम के अंदर ये ट्रांसमिट हो गया है वाला सिस्टम, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है इसमें? बड़े सारे जो पुरानी टेरिटरीज हैं, आप जानते हो कि जब से कॉलोनियल पावर्स, जैसे स्पेशली ग्रेट ब्रिटेन की हम लोग बात करें, वो छोड़कर इन कंट्रीज को चले गए, तो इन कंट्रीज ने कंप्लीट तरीके से जो इंडिपेंडेंस है वो अचीव कर ली, राइट। अब ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जो कॉलोनियल पावर से आज़ाद हुए? उसका नाम है इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, नमीबिया, और ऐसे हम अनगिनत नाम, जितने मर्जी नाम ले ईशा, वो कम पड़ जाएंगे हमारे लिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ज़्यादातर वो जो कंट्रीज़ आज़ाद हुई वो या तो एशियन कंट्रीज़ थी, एशियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ थी, या तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो है वो कंट्रीज़ थी, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादातर जिसको गुलाम बनाया गया था वो या तो एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज हुआ करती थी। ये दोनों तो कॉन्टिनेंट है ना। अब यहाँ पर तो लिस्ट में इंडिया भी आना चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं आ रहा है ना, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, अनगिनत कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है कॉलोनियल पावर्स ने अपना गुलाम बना रखा था। तो
यूनाइटेड नेशंस का जब से गठन होता है तो यूएन ने एक प्रकार से हमें एक ऑल्टरनेटिव दिया है, जिसकी वजह से जो ये पुराना कॉलोनियल सिस्टम है जो चलता था, और जैसा कि लीग ऑफ नेशंस जिसको चलाना चाहता था पूरी तरीके से अपने इस डॉक्यूमेंट की मदद से, कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस की मदद से, लेकिन उसने हालांकि ये बोल दिया था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की फीलिंग जब लोगों के अंदर आ गई तो आपको वो देश को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर टारगेट जो अभी भी यहाँ पर करा जा रहा था वो करा जा रहा था अफ्रीकन कंट्रीज़ को। एशियन कंट्रीज तो हैं ही शामिल, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ को। लेकिन यूएन के गठन के बाद, ठीक है, यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जब गठन हुआ तब ये वाली चीज़ जो है वो फिर कंप्लीट तरीके से अबॉलिश कर दी गई, ठीक है, क्योंकि जो लोग थे उनको यूनाइटेड नेशंस जानता था, यूएनओ जानता था कि कभी भी पसंद नहीं आएगा कि कोई फॉरेन कंट्री किसी भी प्रकार से उनकी कंट्री में आकर ये हवाला दे रहे हैं कि हम आपके प्रशासन को संभाल रहे हैं, हम आपके ऊपर कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपना देश खुद से संभाल नहीं सकते, आप बहुत इमेच्योर हो। ऐसा किसी भी देश को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग त्रस्त आ चुके थे पास्ट में कॉलोनियल पावर्स जो इनके देश आए थे, एक तो उससे, और उसकी वजह से जो इनको सफरिंग सहनी पड़ी और इतनी ज़्यादा उनकी गुलामी करनी पड़ी। अब ये लोग कतई सहन मतलब इस चीज़ को सहन करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इस चीज़ को कि कॉलोनियल पावर्स आ रही है यहाँ पर, या फिर वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स आ रहे हैं, वो हमारे देश में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे, हमारे ऊपर कंट्रोल करेंगे, और सिर्फ झूठी झूठी बातें ये कह रहे हैं कि हम आपकी सॉवरेनिटी को हर्ट नहीं करेंगे। देशों का ये कहना था, ऐसे देशों के लोगों का ये कहना था कि भाई हम अपना इंडिपेंडेंस अचीव कर चुके हैं, ठीक है, फुल इंडिपेंडेंस हम अपना अचीव कर चुके हैं, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मतलब ऐसे जो देश थे जो आज़ाद हुए उन्होंने अर्स बाई कॉलोनियल पावर से कहा कि हाथ जोड़ के हमारी विनती है आपसे, हम चाहे गरीब रहें, चाहे अमीर देश रहें, चाहे हमारी जीडीपी बहुत कम रहे, कैसे भी रहे, हम अपने देश को चला लेंगे, हमें आपके चेहरे नहीं देखने, तो कृपया हमारी टेरिटरी को छोड़कर चले जाइए। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रकार से एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म दिया, ठीक है, एंड इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डाउनफॉल ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम, जो कि अभी तक, हितरटू का मतलब होता है अभी तक, अंटिल नाउ, इंटरनेशनल रिलेशंस को जो डोमिनेट कर रहा था। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चल किसकी रही थी यूनाइटेड नेशन से पहले, चाहे लीग ऑफ नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन फिर भी चल किसकी रही थी, विनर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, एलीड पावर्स, अमेरिका, उसके एलीज, उन्हीं की तो चल रही थी, है कि नहीं। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के गठन के बाद सेल्फ डिटर्मिनेशन के कंसेप्ट को, कि लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, वो ये डिसीजन खुद ले सके, इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो मिली, इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। अब अगला होमवर्क ये है आपके लिए दोस्तों, आपको ये बताना है, जैसा कि मैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ ये वाली बात, जो यूनाइटेड नेशंस वाला जो चैप्टर था, लेकिन आपको होमवर्क में एक बार ये फिर से बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर। क्वेश्चन ये है, यूनाइटेड नेशंस का वो कौन सा ऑर्गन है जो अभी सस्पेंडेड चल रहा है, लेकिन उसका काम यही था जब तक वो एक्टिवेटेड था, कि जो कंट्रीज अभी अभी जस्ट आज़ाद हुई हैं और जिनको डर लगता है कि कोई और कंट्री हम पे कब्जा ना कर ले, या फिर हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम अपनी कंट्री की अर्थव्यवस्था को या फिर बहुत सारी चीज़ों को खुद से चला सके, तो यूनाइटेड नेशंस तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, हमें हेल्पिंग हैंड दे दे। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ मिलता जुलता ही है, मार्क माय वर्ड्स, मैं क्या कह रहा हूं, वो कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच कर रहे हैं। यहां पर लीग ऑफ नेशंस परमिशन किसको दे रहा है ईशा, दूसरी कंट्रीज को परमिशन दे रहा है कि तुम जाकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। क्या यहां पर पूरी डिस्कशन में मैंने आपको यह बताया कि ईशा कि लीग ऑफ नेशंस ने कहा कि हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जब तक अगर आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं हो या फिर अपने देश को नहीं चला सकते हो, और देश ने तो यहां पर किसी ने रिक्वेस्ट करी नहीं लीग ऑफ नेशन से, पावर्स जो कॉलोनियल पावर्स है उन्हीं ने तो परमिशन ली लीग ऑफ नेशन से कि ये देश अपने आप को संभाल नहीं सकता, उन्होंने अज्यूम कर लिया और परमिशन लिया जाकर कि हम जाकर क्या इनके देश के ऊपर इनके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को, उनके शासन प्रशासन को संभाल ले, क्या इनको चला ले क्या। यहाँ पर कैसे भी करके जो देश अपने आप को चलवाना चाहता है उस देश से कि नहीं, पूछा गया क्या लीग ऑफ नेशंस के द्वारा, सलाह मशवरा करा लीग ऑफ नेशंस ने, बिल्कुल नहीं करा। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है आपको वो उस यूनाइटेड नेशंस की बॉडी का नाम बताना है जो अभी के लिए तो सस्पेंडेड चल रही है, लेकिन जिस टाइम पर वो ऑर्गन एक्टिवेटेड था। यूनाइटेड नेशंस के दोस्तों 6 ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ये वाला फैक्ट भी याद रखना, 6 ऑर्गन होते हैं।
उनमें से एक ऑर्गन जो उसका प्रमुख ऑर्गन है, प्रमुख ऑर्गन 6 होते हैं, उनमें से एक वन ऑफ द मेन ऑर्गन सस्पेंडेड चल रहा है, क्योंकि जब वो एक्टिवेटेड था तब कंट्रीज उसको बोलते थे यूनाइटेड नेशंस को जाकर कि आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, जब हमें फील होगा कि हम सक्षम हो गए, अपने पैरों पे खड़े होना सीख गए, हम बिना पहियों वाली साइकिल चलाना सीख गए, यानी कि अपने पैर पर खड़े होकर सक्षम हो गए, तो आप तब हमें अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, तब तक के लिए आप संभाल लो हमारा देश, तब तक के लिए आप चला लो हमारे देश को। और लास्ट जो कंट्री थी जिसने ऐसा जाकर बोला था यूएन को, आपको उस कंट्री का नाम भी बताना है, और इसका आंसर अगर ना मिले तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि सर हमें सर्च करना नहीं आया, तो मैं अगले लेक्चर में आपको वो वाला आंसर बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ये होमवर्क खुद से करो, क्योंकि 12th क्लास की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 6 था यूनाइटेड नेशंस, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको, बारीकी से मैंने आपको उस कंट्री का नाम बताया था, उस ऑर्गन का नाम बताया था, आपको ये भी इनसाइट दी थी कि वो ऑर्गन अब सस्पेंडेड चल रहा है, क्योंकि कोई भी कंट्री, जो लास्ट कंट्री थी जिसने यूएन को बोला था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, उसके बाद से किसी कंट्री ने अप्रोच करा ही नहीं यूएन को, तो जब अप्रोच ही नहीं करा तो उसको एक्टिव करके क्या करके रखना है। अब सारी कंट्रीज अपने आप को चलाने में वर्ल्ड में सक्षम है। कुछ कंट्री हुआ करती थी 1990 के दशक तक, जो कि एक कंट्री रह गई थी जिसने यूएन को बोला था कि आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, लेकिन जब उसने भागदौड़ अपने देश की पूरी लगाम जो है अपने हाथों में लेकर खुद संभालना शुरू कर दिया, यूएन हट गया पीछे, और तब से वो ऑर्गन सस्पेंडेड चल रहा है। तो समझ में आया ईशा आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी का कंसेप्ट है क्या, और इससे पहले जो उसका नाम था ये मैंडेट सिस्टम, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी लाइव डिस्कशंस का पार्ट बनना चाहते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हैं, तो आप हमारे ट्रू आईएएस एंड पीसीएस के कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी दिवाली ऑफर भी एक्टिवेटेड है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस कुछ क्लासेस में बताया है। तो जो हमारा कंप्लीट जो प्रीलिम्स एंड मेंस का जो जीएस का फाउंडेशन का कोर्स है, उसका नॉर्मल प्राइस होता है 19,999। अभी दिवाली ऑफर पर आपको 50% ऑफ उस पर मिल रहा है 9,999, ठीक है। इसके अलावा वी हैव ऑप्शनल कोर्सेज ऑल्सो, जिसका रेगुलर प्राइस होता है 14,999, एंड वी हैव 4 ऑप्शनल्स, PSIR, हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड लॉ। करंट प्राइस उसका 7,999 है। और यदि आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, जैसे PCSJ, ADPO, UGC नेट, APO या AIB, तो हमारी टीम में प्राची मौर्य मैम है, जो कि लॉ फैकल्टी हैं ट्रू आईएएस एंड PCS की, तो वो ये कोर्स चला रही हैं। उसका भी रेगुलर प्राइस 14,999 रहता है, लेकिन करेंटली दिवाली ऑफर पर आपको वो मिल रहा है 7,999 में। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाउंडेशन कोर्स। काफ़ी लोग दोस्तों ये भी पूछते हैं कि PDF वगैरह सर जो है ये कैसे मिलेगी। मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, आप ये QR कोड को स्कैन कीजिए। फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़। जैसे आपकी पेमेंट हो जाए तो आप इस नंबर पर उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हमारी टीम आपको जो PPTs है वो डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। और भी मज़ेदार कंसेप्ट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, एंड हैप्पी दीपावली टू यू एंड टू योर फैमिली।